No, fuck you. No, bitch. Fuck you. Fuck you. वो अब और भूखे हैं। जिस फिल्म का आप इंतजार कर रहे थे वो शायद कभी नहीं बनेगी, तो तैयार हो जाओ। आज हम बात करेंगे 2026 की टॉप 5 अपकमिंग हॉरर मूवीज की, जो तुम्हारे सपनों में भी डर छोड़ जाएंगी। सोचो, अगर तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारी पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से भर जाए जो तुम्हें इंसान से जानवर बना दे। 28 साल बाद वो वायरस वापस आ गया है, पर इस बार उसने इंसानों को नहीं, इंसानियत को खा लिया है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की टॉप 5 अपकमिंग हॉरर मूवीज की, जो नींद में भी तुम्हें चैन नहीं लेने देंगी। मूवी नंबर 1, 28 ईयर्स लेटर, 2026। 2002 में आई थी एक फिल्म 28 डेज लेटर, जिसने दिखाया था कि रेज वायरस नाम का इन्फेक्शन कैसे इंसान को राक्षस बना सकता है। फिर आई 28 वीक्स लेटर, और अब 28 ईयर्स लेटर में वो वायरस एक बार फिर जिंदा है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। फिल्म की शुरुआत होती है स्कॉटिश हाईलैंड से, जहां एक छोटा लड़का जिमी अपनी बहनों के साथ टेलीटबीज देख रहा होता है। लेकिन तभी दरवाजे पर पड़ती है किसी की जोरदार दस्तक, और अंदर घुसते हैं वो लोग जो अब इंसान नहीं रहे। उनकी आंखों में सिर्फ रेज है, न डर न दया, बस खून का भूख। जिमी भाग निकलता है, पर पीछे रह जाती है उसके परिवार की चीखें, और इसके साथ पूरे यूके को क्वारंटीन कर दिया जाता है। कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। अब कहानी 28 साल आगे बढ़ती है, जहां इंसानियत के बचे हुए टुकड़े एक छोटे से द्वीप लिंडिसफर्न में छिपे जी रहे हैं। यहां रहता है जेमी, जो अपने बेटे स्पाइक को सिखा रहा है कि इस दुनिया में जीने के लिए अब दिल नहीं, धनुष और तीर चाहिए। स्पाइक को अपने पहले इन्फेक्टेड किल के लिए जंगल भेजा जाता है, एक रिवाज जो बचपन से मर्द बनने का सबूत माना जाता है। लेकिन जब वो और उसके पिता जंगल में पहुंचते हैं, तो सामने आता है मौत का नया चेहरा, एल्फा, एक ऐसा संक्रमित जो बाकियों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज और अब ज्यादा होशियार है। एल्फा इंसान नहीं, वो रेज का इवॉल्व्ड रूप है, जो अब सोच सकता है, प्लान बना सकता है और इंसानों से नफरत करता है। वापस आने के बाद गांव में मनाया जाता है जश्न, पर रात के अंधेरे में छुपी हैं कई गंदगी। स्पाइक अपने पिता जेमी को किसी और औरत के साथ देखता है, और वहीं टूट जाता है एक बेटे का भरोसा। अगली सुबह जब स्पाइक सवाल करता है अपनी बीमार मां आइला को बचाने की बात, तो जेमी चुप रह जाता है और गुस्से में स्पाइक उसे छोड़ देता है। वो निकल पड़ता है अपनी मां को लेकर एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने जो इंसान नहीं, शायद पागलपन और भगवान के बीच कहीं है। डॉक्टर केल्सन एक साइंटिस्ट जिसने एल्फा को पकड़ा है और उसे सैमसन नाम दिया है। वो कहता है, मैंने मौत को काबू में कर लिया है, पर इंसान को नहीं। वो इंसानों की खोपड़ियों से बना रहा है बोन टेम्पल, एक मरे हुए सभ्यता का स्मारक। स्पाइक की मां आइला अब कैंसर से मर रही है, और डॉक्टर उसे मर्सी किल करने का वादा करता है। जब स्पाइक जागता है, वो अपनी मां की खोपड़ी को उस टावर के ऊपर रख देता है, जहां सैकड़ों खोपड़ियां पहले से मुस्कुरा रही हैं। आखिरी सीन में स्पाइक लौटता है अपने गांव, गोद में एक बच्ची लेकर, जो वायरस से बिल्कुल साफ है। वो उसे अपने पिता को सौंपता है और खुद गायब हो जाता है। 28 दिन बाद स्पाइक जंगल में मछली पकड़ रहा होता है, जब अचानक इन्फेक्टेड उसे घेर लेते हैं। वो लड़ता है, पर आखिरी में कॉर्नर्ड हो जाता है, और तभी सामने आता है एक सुनहरे बालों वाला आदमी। वो मुस्कुराता है, हाथ बढ़ाता है, चलो दोस्त बनते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही छोटा लड़का जिमी है, जो फिल्म की शुरुआत में भाग गया था। अब 28 साल बाद वो लौटा है, एक कल्ट का नेता बनकर, जहां इन्फेक्शन ही रिलीजन है। और सवाल उठता है, जब बीमारी सोचने लगे तो इंसान कहां छुपेगा? दोस्तों, 28 ईयर्स लेटर सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये सर्वाइवल का नया मतलब बताती है, जहां डर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर पनप चुका है। और अब चलते हैं अगले खून भरे चैप्टर की तरफ, जहां मास्क के पीछे छुपा है मौत का नया चेहरा। मूवी नंबर 2, स्क्रीम 7, 2026, गोस्ट फेस। टेल मी, व्हाट्स योर फेवरेट स्कैरी मूवी? दोस्तों, अगर मास्क के पीछे छिपा चेहरा भी डर जाए, तो समझ लेना स्क्रीम वापस आ चुका है। 1996 से लेकर आज तक
गोस्ट फेस ने सैकड़ों बार मारा है, लेकिन इस बार कहानी पर्सनल है, क्योंकि स्क्रीम 7 में शिकार कोई और नहीं, सिडनी प्रेस्कॉट की बेटी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे शांत शहर से, जहां सिडनी अब अपनी बेटी लूसी के साथ नई जिंदगी जी रही है। क्लास पढ़ाती है, नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करती है, पर अतीत कभी पीछे नहीं छोड़ता। एक रात लूसी को आता है एक अनजान कॉल, और फोन की दूसरी तरफ वही आवाज, हेलो लूसी, तुम्हारी मम्मी घर पर है। पहले तो वो हंस देती है, पर फिर उसी रात लूसी के कॉलेज के दोस्तों की बॉडीज मिलती हैं। सफेद मास्क, काला कोट और दीवार पर लिखा है वेलकम बैक प्रेस्कॉट। सिडनी जानती है गोस्ट फेस फिर लौट आया है, पर इस बार वो किसी फैन या कॉपीकैट का खेल नहीं, बल्कि एक वॉर है अतीत और वर्तमान के बीच। सिडनी, गेल वेदर्स और मिंडी मीक्स फिर एकजुट होते हैं, लेकिन हर बार की तरह गोस्ट फेस पहले से ज्यादा चालाक निकला। एक एक करके लोग मरते हैं, पर अब गोस्ट फेस किसी रैंडम तरीके से नहीं मार रहा। वो सिडनी की जिंदगी के हर पुराने दर्द को दोबारा जीने पर मजबूर कर रहा है। एक पॉइंट पर गेल कहती है, ये फेस नया है, पर आवाज वही पुरानी है। और तभी खुलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गोस्ट फेस दरअसल 2 लोग नहीं, 3 लोग हैं। तीनों सिडनी के अतीत से जुड़े हुए। एक उसकी पुरानी क्लासमेट, दूसरा उसका थेरेपिस्ट, और तीसरा कोई ऐसा जिसे वो अपनी बेटी समझती थी। हाँ, लूसी खुद गोस्ट फेस के ग्रुप का हिस्सा थी। असल में लूसी को अडॉप्ट किया गया था, और उसका बायोलॉजिकल फादर वही पहला गोस्ट फेस था। उसका मकसद था सिडनी से बदला लेना, उसे वही दर्द देना जो उसने झेला। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है पुराने वुड्सबरो हाउस में, जहां दीवारों पर अब भी पुरानी ब्लड मार्क्स हैं। सिडनी अपनी बेटी के सामने खड़ी होती है और कहती है, यू आर नॉट माई डॉटर, यू आर माई नाइटमेयर। फिल्म का क्लाइमैक्स, सिडनी अपनी बेटी को रोकती है, पर उसे मार नहीं पाती। लूसी खुद आग में कूद जाती है, और कैमरा जूम करता है मास्क पर, जो आधा जला हुआ है, पर हंसी अब भी सुनाई देती है। स्क्रीम 7 एक रिमाइंडर है, कभी कभी डर कोई किलर नहीं होता, बल्कि वो यादें होती हैं जो मरती नहीं। मूवी नंबर 3, द स्ट्रेंजर्स, चैप्टर 3। तीसरी कहानी शुरू होती है एक छोटे कैबिन से, जहां माया नाम की लड़की अपने पुराने डर को भूलने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या डर कभी सच में भुलाया जा सकता है? द स्ट्रेंजर्स, चैप्टर 3। 3 नकाबपोश चेहरे, जिनके नाम नहीं, बस सवाल है, वाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज यू वर होम। माया अपने पुराने अटैक से बचकर अब एक थेरेपी कैंप में है, जहां और लोग भी हैं जो पहले इन स्ट्रेंजर्स का शिकार रह चुके हैं। सब सोचते हैं कि अब वो मास्क पहनने वाले मारे जा चुके हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वही मास्क फिर से दिखता है। पहला शव मिलता है थेरेपिस्ट का, उसके चेहरे पर स्माइल कार्व्ड की गई है। धीरे धीरे कैंप के लोग एक एक करके मरते हैं, और माया समझती है ये वही पुराना ग्रुप नहीं, बल्कि उनके बच्चे हैं। हाँ, असली स्ट्रेंजर्स के बच्चे अब ग्रोन अप हो चुके हैं, और उन्होंने शुरू किया है एक नया कल्ट, जहां डर को पूजा जाता है। माया अपनी गिल्ट में डूबी है, क्योंकि उसे लगता है वो उस रात किसी को बचा सकती थी। अंत में वो खुद को मास्क पहन लेती है और कहती है, अगर डर कभी खत्म नहीं होता तो मैं ही डर बन जाती हूं। फिल्म का आखिरी सीन, माया मास्क पहनकर जंगल से निकलती है, और पीछे दिखता है वो साइन बोर्ड, वेलकम टू एल्मरिड, पॉपुलेशन 0। द स्ट्रेंजर्स, चैप्टर 3 दिखाती है कि कभी कभी डर से भागना उसे और ताकतवर बना देता है। अब तक हमने देखा वायरस का कहर, फिर इंसान का पागलपन। अब अगला चैप्टर ले जाएगा हमें एक ऐसी इमारत में जहां हर मंजिल पर मौत रहती है। आगे बढ़ते हैं। मूवी नंबर 4, दे विल किल यू, 2026। कभी किसी इमारत में ऐसा फील हुआ है जैसे दीवारें तुम्हें देख रही हों? गेट आउट। तो संभल जाओ, क्योंकि ये कहानी है दे विल किल यू की, जहां डर न लिफ्ट में फंसता है, ना कमरे में छिपता है, वो तो पूरी बिल्डिंग में ब्रीदिंग करता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है जाजी बीट्स नाम की लड़की अमीरा से, जो न्यूयॉर्क की एक अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज बिल्डिंग में मेट की जॉब लेती है। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, साफ कमरे, अमीर टेनेंट्स और हर रात एक जैसी शांति। पर फिर वो देखती है फ्लोर 33 पर कोई रहता ही नहीं, लेकिन वहां लिफ्ट हर रात रुकती है।
धीरे धीरे अमीरा को एहसास होता है कि ये बिल्डिंग कोई जगह नहीं बल्कि एक ट्रैप है। यहां हर फ्लोर एक पुराने टेनेंट की डेथ स्टोरी छिपाए बैठा है। कभी कोई मिरर से बाहर आता है, कभी शावर से खून की बूंदें गिरती हैं। एक दिन अमीरा बेसमेंट में जाती है जहां उसे मिलते हैं पुराने रिकॉर्ड फाइल्स। हर नाम के साथ लिखा है डिसअपीयर्ड और बिल्डिंग का नाम द ईडन टावर, जिसे 1977 में बनाया गया था एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, लोगों के फियर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। हाँ, ये बिल्डिंग असल में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट थी। अब बिल्डिंग खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुकी है जो डर से फीड करती है। अमीरा जब भी डरती है, दीवारें हिलने लगती हैं, लाइटें खुद ब्लिंक करती हैं और वॉइसेस विस्पर करती हैं, दे विल किल यू और यू विल बिकम देम। क्लाइमैक्स में अमीरा पाती है कि हर बार जब कोई यहां मरता है तो उसकी आत्मा लिफ्ट सिस्टम में फंस जाती है। फाइनल सीन, अमीरा 33वें फ्लोर पर पहुंचती है जहां मिरर्स के बीच उसका रिफ्लेक्शन खुद उससे बात करता है। तुम यहां जॉब करने नहीं आई थी, तुम तो यहां पहले से थी। फिल्म खत्म होती है उस एलिवेटर की घंटी के साथ जहां कैमरा नीचे से ऊपर जाता है। हर फ्लोर की आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी, डोंट कम हियर, दे विल किल यू। ये फिल्म हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ऐसा मिक्स है कि देखो तो लगे कॉमेडी चल रही है और हंसो तो लगे कोई पीछे खड़ा है। मूवी नंबर 5, इविल डेड बर्न 2026। अगर जंगल में कभी किसी किताब पर खून की बूंद गिर जाए तो भागो नहीं, जला दो। पर क्या हो अगर किताब खुद आग से डरती हो? तो स्वागत है इविल डेड बर्न की दुनिया में। इस बार कहानी है एक आग लगी हुई हट की जहां 5 दोस्त वीकेंड पर पहुंचते हैं। उनमें से एक लीना आर्कियोलॉजिस्ट है। उसे एक बर्न्ड वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें वो किताब है, नेक्रोनॉमिकॉन बर्न्ड एडिशन। लीना किताब खोलती है और पन्ने जलने लगते हैं, पर जलते हुए भी अक्षर चमकते रहते हैं। थोड़ी देर बाद कैबिन के बाहर अजीब साउंड्स आने लगते हैं। आग खुद बुझ जाती है और आवाज आती है, फायर कैन नॉट किल व्हाट्स ऑलरेडी बर्निंग। इस बार इविल डेड सिर्फ डीमंस की कहानी नहीं, यह है फायर स्पिरिट्स की रिवेंज स्टोरी। लीना की टीम एक एक करके पोजेस्ड होने लगती है, लेकिन अब बॉडीज जलती नहीं बल्कि धीरे धीरे राख से भर जाती हैं। एक लड़की की आंखों से धुआं निकलता है, दूसरे की स्किन पर एंशिएंट रून्स जलने लगते हैं। फिल्म के बीच में एक लाइन है जो गूज बम्प्स देती है, हेल इज नॉट अंडर द अर्थ, इट्स इनसाइड द फ्लेम। क्लाइमैक्स में लीना किताब को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को आग में झोंक देती है, पर अंत में कैमरा दिखाता है राख से एक नया पन्ना बन रहा है और स्क्रीन पर आखिरी वर्ड्स, ईविल नेवर डाइज, इट बर्न्स फॉरएवर।